डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रस्टिन है और मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। बचपन से ही मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, इसीलिए पढ़ाई में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करता था। मैं कोई दोस्त बना ही नहीं पाया क्योंकि मैं किताबों में गड़ा रहता था। मुझे जानकारी लेना बहुत पसंद था, किताबें पढ़ता रहता, देश और दुनिया की जानकारी इकट्ठा करता रहता और मैं चाहता था कोई ऐसी चीज़ मेरे हाथ लग जाए जिससे मैं जानकारी ढूंढता चला जाऊं और वो मुझे जानकारी देती चली जाए। क्या चीज़ हो सकती है वो? लेकिन अब मैं जान पाया हूँ, उसे इंटरनेट कहते हैं। अब मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है। ना तो स्कूल के वक्त मैं कोई दोस्त बना पाया, ना कॉलेज के वक्त मैं कोई दोस्त बना पाया। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन ज़रूर बन गया, मेरे पास ढेर सारे पैसे ज़रूर आ गए, लेकिन एक अकेलापन रह गया मेरे पास। जब आप अकेले रह जाते हैं और आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब आपको पता चलता है अकेलेपन का एहसास कैसा होता है। ना तो कोई दोस्त बन पाई मेरी और ना ही ज़िंदगी में किसी को मैं साथी कह पाया। आज अकेला अकेला मैं सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता हूँ। लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं, मेरे पास आकर बैठना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे असली फ़ैन नहीं है। आपका सच्चा दोस्त सिर्फ एक ही होता है जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हो, और मैं एक सच्चा दोस्त किसी को कह नहीं सकता था। 2 लड़कियों से मेरे रिलेशन रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह से लूटा कि मेरे पैसों के लिए मेरे करीब आई, मुझे लूट कर चली गई और फिर से मैं अकेला रह गया। मैं जानता था हमेशा के लिए मुझे शायद अकेला रहना पड़ेगा। अब मैं लोगों पर यकीन ही नहीं करता। मुझे लोगों की आंखें पड़नी आ चुकी हैं। जब भी मेरे सामने आकर कोई लड़की मुझे कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, उसकी आंखें देख लेता हूँ मैं। मेरे पैसों के लिए मेरे करीब आ रही है, मैं जान लेता हूँ पहले से ही। कभी मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उस समय मैं दोस्त बना नहीं पाया, और पैसे एक शाप भी होते हैं। आज मैं ये समझ पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अकेला अकेला सा रह गया हूँ, और अब मैं अपने पैसे अपनी ज़िंदगी पर खर्च करता हूँ। भले ही अकेले मैं मर जाऊँ, लेकिन पूरे पैसे अपने ऊपर लगा कर ही जाऊँगा, किसी के लिए छोड़ कर नहीं जाऊँगा। अब मैं ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने में शौक़ नहीं रखता, मैं घूमने फिरने का शौक़ रखता हूँ। सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ, सारा पैसा खर्च करना चाहता हूँ। जिंदगी में जो भी सब करना चाहते हैं मैं वो अकेले कर लेना चाहता हूँ। इसीलिए देश और दुनिया में घूमते हुए आंखों में नए नए सपने संजोने लगता हूँ। नए नए देशों में घूमकर ऐसा एहसास होता है जैसे जिंदगी जीना ही घूमने को कहते हैं। इसी तरह इस बार मैं इजिप्ट में पहुंचा था, और मुझे चीज़ें खरीदने में भी मज़ा आता है। ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें घर में रखने के लिए मुझे ऐसी जगहों पर जाना ही पड़ता है। इन चीज़ों को खरीदना महंगा होता है, लेकिन पैसे भी तो बहुत सारे हैं मेरे पास। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है मैंने जो लोगों की उम्र को थोड़ा सा बढ़ा देता है, उनकी चमड़ी को अच्छा कर देता है। एक ऐसा सॉल्ट मैंने ढूंढ निकाला है जो अपनी स्किन पर लगाने पर हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी नहीं होती, और माना जा रहा है कि भविष्य में इसके और भी वर्जन आएंगे, और कई वैज्ञानिक इस पर काम करना शुरू भी कर चुके हैं। उनकी फंडिंग मैंने ही की है। इजिप्ट में म्यूज़ियम घूमकर बड़ा मज़ा आता है। इजिप्ट में म्यूज़ियम घूमकर बहुत मज़ा आता है। नई नई चीज़ें देखने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हैं, और एक म्यूज़ियम में मुझे ऐसी मम्मी देखने को मिली जिसे अब तक खोला नहीं गया था। 3 महीने पहले इसे एक पिरामिड के अंदर से निकाला गया। ये पिरामिड ज़मीन के अंदर दफन था और किसी को पता तक नहीं था कि यहाँ पिरामिड है। जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो सबसे ऊपर ये पिरामिड के ऊपर मम्मी मिली। इस मम्मी को पट्टियों के जरिए लपेटा गया था। इसका शरीर अब भी सही सलामत था, किसी ने इसे छुआ तक नहीं, और वहाँ कांच के बीच में उसे लेटाया गया था।
जब भी मैं कहीं पर घूमने के लिए जाता हूँ सारी टिकट बुक कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई परेशान ना करे। अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा है। यहाँ भी म्यूजियम में सारी टिकट्स खरीद ली थी और 3 घंटे के लिए मैं यहीं पर रहने वाला था। लेकिन ये टिकट मैंने रात के 8 बजे खरीदी थी और 3 घंटे यानी कि 10 बजे। घूमते घूमते मैं यहीं पर रह गया, अलग अलग चीज़ों को देखता रहा और 9 बजे बाहर से इस म्यूजियम को बंद कर दिया गया था। यहाँ कैमरे कुछ दिनों से खराब थे और पता नहीं उस दिन पागलपन मेरे दिमाग पर हावी होना शुरू हो गया था। मैं ऐसे काम नहीं करता, लेकिन आज उस कांच को हटाकर मम्मी को हाथ लगाने का मन कर रहा था। पुराने ज़माने में कैसे लेप बनाए जाते थे जो अब भी वो शरीर सड़ा नहीं है। उस शरीर के ऊपर पट्टियाँ की हुई थी और मैंने हाथ लगाकर उस पट्टी को महसूस किया था। शायद मैं इकलौता वो इंसान था जिसने इस पट्टी को अब छुआ था। सबसे पहले मैंने छुआ है। जैसे ही उस पट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाया, अंदर कुछ शब्द बने हुए थे। ये इजिप्शियन भाषा थी। मेरे होश फाख्ता हो गए थे। ये कोई मैसेज है जो लगभग 7000 साल पुराना है। मुझे ये लिख लेना चाहिए। जेब में मैं हमेशा एक डायरी रखता हूँ और एक पेन रखता हूँ। दिन भर में जो भी घटनाएं होती हैं मैं उस डायरी में दर्ज कर लेता हूँ। और यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज था जो उस पट्टी के अंदर था। उस मम्मी के ऊपर से पट्टी उतारता गया, वो अक्षर उभरते आए और मैं उसे डायरी में नोट करता रहा। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये प्राचीन भाषा थी, लेकिन मैंने डायरी में अच्छे से लिख ली थी। पूरी पट्टी को उतारा था मैंने। सुबह के 4 बजे तक पट्टी उतारते उतारते मैंने सब कुछ डायरी में नोट कर लिया था। म्यूजियम तो वो बंद था, अब मैं ही अकेला यहाँ पर बचा था। बाद में ट्रांसलेट करके समझूंगा आखिर इसमें क्या मैसेज दिया गया है, और कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने सारा कुछ डायरी में नोट किया और उस पट्टी को दोबारा से वैसे ही लपेटने लगा। लपेटते लपेटते कुछ जगह गलत से लपेट हुई, लेकिन पट्टी को अंत तक पहुंचा दिया मैंने और उस मम्मी को वहीं कांच के अंदर रख दिया। सारे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए थे क्योंकि सिक्योरिटी कैमरास तो पहले से ही बंद थे। अब आराम से मैं एक कोने पर जाकर बैठ गया ताकि जब ये म्यूजियम खुले मैं कह दूं मैं तो अंदर फंस गया था, किसी ने मुझे बताया तक नहीं। 6 बजे म्यूजियम का दरवाज़ा खुला। ये एक सिक्योरिटी गार्ड था और मुझे अंदर देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। पहले तो उसे लगा कोई चोर अंदर आ चुका है जो चोरी करने के बहाने आया था लेकिन फंस गया। उसके बाद मैंने उसे सारी टिकट्स दिखाई जो कल की मैंने बुक कर रखी थी। उसने मैनेजर को फ़ोन किया और मैनेजर ने अपनी गलती मानी, मुझसे माफ़ी भी मांगी और मैं भी उस पर चिल्लाता रहा, कैसे तुमने मुझे बंद कर दिया था। मेरे पास सेल फोन तक नहीं था। मैंने आवाज़ें लगाई थी लेकिन कोई यहाँ था ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड शायद बाहर वाले गेट पर होंगे। इसके बाद सब मुझसे माफ़ी मांगते रहे। 2 घंटे तक मुझे रिफ़ंड भी दिया गया, लेकिन उसके बाद मुझे इजिप्ट में घूमने के लिए कुछ टिकट्स भी दी गई और वो अपनी गलती मुझ पर थोपना नहीं चाहते थे और मैं वहाँ से निकल आया। मेरी ही गलती थी कि मैं वहाँ पर रुका था और मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया था। वो सब शब्द जो किसी ने पढ़े तक नहीं मैंने डायरी में नोट कर रखे थे। सीधा मैं होटल के रूम में आया और अब मैं उसे ट्रांसलेट करना चाहता था, लेकिन मुझे ये भी डर था कि इस डायरी को कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं उस होटल से चेकआउट कर गया। इजिप्ट के एक छोटे से गांव के पास एक कमरा किराए पर मैंने ले लिया। अब यहाँ मुझे पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। आराम से मैं यहाँ ट्रांसलेट करूँगा और उसके बाद इसे पब्लिश करने की कोशिश भी करूँगा। शायद कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मेरे प्रोडक्ट में मुझे मदद कर पाए। यहाँ इस मम्मी को इतने सालों तक खराब होने से बचाए रखा है इस लेप ने। मैं इन शब्दों में शायद उस लेप का कोई ना कोई तरीका ही ढूंढ पाऊँ और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं उन पन्नों को ट्रांसलेट कर रहा था और आज शाम का वक्त था। ये घर उस गांव से भी काफ़ी बाहर था। मैं अकेलेपन में सब कुछ करना पसंद करता हूँ, इसीलिए ये घर भी मैंने किराए पर लिया था, बिल्कुल अकेलेपन को दर्शाता हुआ। पहले पन्ने को ट्रांसलेट किया था मैंने और उसमें कहा गया था 7 दिन का काम और तुम्हें जिंदगी मिलेगी। पहली लाइन का अर्थ ये था। मैं हंसने लगा। जिंदगी मिलेगी? 7 दिन का कौन सा काम है? कहीं मम्मी बनाने का कोई काम तो नहीं? उसके बाद एक एक करके मैं लाइन ट्रांसलेट करता रहा और मेरे होश उड़ते रहे। ये शाम के 7 बजे का वक्त था और उसमें कहा गया था जो भी इसे पढ़ रहा है उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है
उसे जिंदगी तभी मिलेगी जब 7 दिन का ये काम पूरा होगा। वो ना भाग पाएगा, ना कहीं जा पाएगा, ना मर पाएगा, ना जिंदा रह पाएगा। वो फंसा रहेगा 7 दिन तक ये काम करने के लिए। ये पहला दिन है, आज वो तुमसे मिलने आएगा, वो जो पट्टियों में बंधा होगा। बस यही था वो पहले दिन का काम, और मैं हंसता हंसता सोने की तैयारी करने चला गया। अरे पहले दिन का काम क्या है, बस यही है, वो पट्टियों वाला मिलने के लिए आएगा। इंतजार करूंगा कौन मिलने के लिए आता है, और धीरे धीरे ही पढ़ूंगा। एक एक पन्ने का अलग अलग ही मजा है। 7 दिन के काम मैं 7 दिनों तक पढ़ूंगा। मैं उसके बाद सोने के लिए चला गया, और 11 बजे के करीब किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था। वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाया गया था कि मैं डर कर उठ गया था। बार बार पूरा दरवाज़ा हिल रहा था, उस पर दरारें आ गई थी। कौन पागल है जो दरवाज़ा तोड़ने पर उतारू हो चुका है, वो भी रात के वक्त। मुझे कहा गया है ये जगह ज़्यादा सेफ नहीं है, रात को यहाँ पर कई जानवर आ जाते हैं, इसलिए मैं तो दरवाज़ा खोलूँगा नहीं। मैं दरवाजे के पास आया और बाहर आवाज़ लगाकर कहने लगा, कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है? बाहर से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। ये किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ लग रही थी। मैं फिर से बोलने लगा कि कौन है जो दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है? आवाज़ दो, बताओ मुझे तुम कौन हो। बाहर से कोई और आवाज़ नहीं आई, बस गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अब मैंने दरवाजे पर कान लगाकर वो आवाज़ सुनने की कोशिश की। ये किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ नहीं थी, ये किसी इंसान की आवाज़ थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और इस तरह की आवाज़ थी। ये आवाज़ सुनकर मेरी टांगें कांपने लगी थी। उस पन्ने को जब मैंने ट्रांसलेट किया था, कहा गया था आज तुमसे वो पट्टी वाला मिलने आएगा। कहीं ये वो मम्मी ही तो नहीं जिसकी पट्टी को मैंने हटाया? कहीं किसी शाप में तो नहीं फंस गया मैं? डर रहा था मैं, उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहता था। इस घर में कोई खिड़की तक नहीं थी जिससे मैं बाहर देख पाता। लेकिन कुछ समय बाद जैसे वो अपने हाथ दरवाजे पर मारना शुरू हो गया। ये दरवाज़ा काफ़ी कच्चा सा था, इस पर ढेर सारी दरारें आई हुई थीं और मेरी टांगें कांप रही थीं। रात के वक्त डर लगता ही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। दरवाजे पर मारे जाने वाले वो हाथ की आवाज़ गूंज रही थी बाहर, क्योंकि दूर दूर तक घर नहीं, ये रेगिस्तानी इलाका था। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया, तो मैं घर के एक अंदर वाले कमरे में चला गया। बाहर से धड़ाम की आवाज़ आई। उस दरवाजे पर दरारें तो आ ही चुकी थी, अब दरवाज़ा भी टूट गया होगा। अब चलने की आवाज़ आ रही थी। बाहर तो रेगिस्तानी इलाका होने के कारण शायद चलने की आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन घर के अंदर फर्श लकड़ी का था जिस पर धप धप चलने की आवाज़ आ रही थी, और वो कदम मेरे करीब आ रहे थे। इस कमरे के दरवाजे के करीब वो कदम आए और मैं अंदर से चीखना शुरू हो गया। मैं गलती से उस कमरे में आ गया था जहाँ मेरे पास फ़ोन तक नहीं था। कैसे करता मैं बचने की कोशिश, कोई खिड़की भी नहीं थी वहाँ। चीखता रहा मैं, कोई तो सुन रहा होगा, दूर से कोई तो भाग कर आएगा मदद करने के लिए, लेकिन नहीं, बस ये बाहर से आवाज़ करने वाला कोई ये था। उसने ये दरवाजे पर हाथ मारना शुरू कर दिया। ये एक धप की आवाज़ पूरे कमरे में ऐसे गूंज जाती कि मेरी टांगें कांपने लगती। वो धमक मेरे दिल में भी पड़ती थी और मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती। शायद मैं भाग कर भी अपने दिल की धड़कन इतनी तेज़ नहीं कर पाता हूँ जितनी आज हो गई थी मेरी। उसने 5-6 बार हाथ मारा था। अंदर वाला दरवाज़ा तो बहुत कमज़ोर था। दरवाज़ा फटा और सामने पट्टियों से लिपटी हुई मम्मी थी। उसे देखकर मैं दीवार से सट गया था। मैं डरा हुआ था। उसकी आंखें देख रहा था जो मौजूद नहीं थीं। गल चुकी थी उस मम्मी की आंखें और पट्टी बंधी होने के कारण उसका वजन भी शायद बढ़ चुका था। धप धप करके वो मेरे करीब आया और मुझे मौत आंखों के सामने नजर आ रही थी। वो मेरे करीब आया और जमीन पर बैठ गया। उसने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन मेरी तरफ देखता रहा। कुछ समय मैं डरकर चीखता रहा और चीखते चीखते मेरा गला बैठ गया। अब गले से ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और मुझे ज़मीन पर बैठने के लिए इशारा कर दिया।
उसे इशारे को देखकर मैं समझा वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस वो मेरे पास आकर बैठा है। जैसा कि उस पन्ने पर कहा गया था, मुझसे मिलने वो पट्टियों वाला आएगा। मम्मी आई है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ मिलने की ही तो बात की थी, नुकसान पहुंचाने की बात थोड़े ना की थी उसमें। इसीलिए मैं भी जमीन पर बैठ गया। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। आंखों वाली जगह ही खाली थी, नाक पर भी पट्टी की हुई थी, लेकिन आंखें तो मौजूद ही नहीं थी। वो देख कैसे रहा है? वो मर्द है या औरत, मुझे तो ये तक पता नहीं। लेकिन उसके पास में बैठते ही उसके अंदर से आ रही बदबू मुझे परेशान करने लगी, और उसकी वो भयानक सी आवाज, ये आवाज बार बार डरा देती। मैं जमीन से सटा हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन वो भी कुछ बोल नहीं रहा था। बोलता भी कैसे? मुंह पर तो पट्टियां लगी हुई थी। 15 मिनट तक वो मुझे घूरता रहा, वो मेरी तरफ देखता रहा, और यकीन कीजिए दिल की धड़कन हर सेकंड बस बढ़ती जा रही थी। शायद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मुझे हार्ट अटैक अभी आ जाता। लेकिन वो उठा, पिछले कदमों से वापस जाने लगा। दरवाजे के पास हाथ रखकर उसने ऐसा इशारा किया जैसे वो मुझसे माफी मांग रहा हो। बाहर वाले दरवाजे के पास भी गया, वहां जाकर भी उसने वैसा ही इशारा किया। वो माफी मांग रहा था मुझसे कि उसने मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए थे। धीरे धीरे चलता हुआ वो बाहर की तरफ गया और अंधेरे में गायब हो गया। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। टांगों में जान नहीं थी। थक चुका था मैं। डर कर आप इस तरह थक जाते हैं महसूस किया था मैंने। उठने की हिम्मत नहीं थी। आधा घंटा लग गया मुझे उठने में। फिर मैं किचन में गया, 2 गिलास पानी पिए और तब जाकर आंखें सही से खुली थी मेरी। भागता हुआ बाहर की तरफ गया था मैं। वो अंधेरा अनंत तक था। वहाँ जो गांव था वो इस घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मैं दूर तक भागा था, बस अंधेरा ही अंधेरा और एक ही रोशनी की किरण जो मेरे घर से आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा, बस अंधेरी दुनिया में ये घर पहुंच गया हो ये एहसास हो रहा था मुझे। चारों तरफ भागा था मैं, बहुत दूर तक गया था मैं। जहां से रोशनी आ रही होती वो बस मेरा घर ही होता। दूर अंधेरे में भटकना नहीं चाहता था मैं, भागकर वापस आ गया। चलो आज रात कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ रेत की दुनिया है, पता नहीं रेगिस्तान कितनी दूर तक है। सुबह दिन के वक्त जाऊंगा, कोई ना कोई तो आएगा ना यहाँ पर, तब जाऊंगा। सांस चढ़ी हुई थी मुझे, थका हुआ था मैं। घर के अंदर वापस आ गया। टूटे हुए वो दरवाजे मैंने वैसे ही फंसा दिए। किसी तरह मैं बचना चाहता था। बेडरूम में गया मैं, सोच रहा था सोकर उठूंगा, ये सपने की तरह होगा बस, लेकिन नींद आए तभी तो सो पाऊं मैं। अगले दिन सुबह हो गई थी। सूरज ऊपर की तरफ आ गया था। मैं रोए जा रहा था। पूरी रात रो रो कर आंखों से आंसू भी खत्म हो गए थे। बेड से उठा मैं, दरवाजा खोला और भागना शुरू हो गया। अब मैं भागता गया और दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। दिन के उजाले में तो गांव दिखना चाहिए जो बिल्कुल इस घर के सामने था। यहाँ तो कुछ मौजूद ही नहीं है। रेगिस्तान और बंजर जमीन दूर दूर तक। बस इस सूरज को देखकर मैं दिशा का पता लगा पा रहा था, और कोई भी चीज दिशा की समझ नहीं दे रही थी मुझे। क्या करता? मैं भाग भाग कर दूर तक गया, देख कर आया, लेकिन मैं भटक गया। कोई घर नहीं मिला, कोई इंसान नहीं मिला। ऐसा रेगिस्तान जो अनंत तक था। मैं कई किलोमीटर तक चला था, थक गया था मैं, लेकिन किसी जगह पहुंच नहीं पाया। तब मैं सोचने लगा, वो किताब, उसमें मैंने ट्रांसलेशन लिखी है, वही मुझे बचा सकती है। 7 दिन का काम करना होगा, और पहला ही तो दिन बीता है अभी। मुझे वो घर ढूंढना होगा। अब घर ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। मेरे पैरों के निशान जमीन पर छप चुके थे, उसका पीछा करता रहा मैं। पैरों के निशान मिटे नहीं। यहाँ धूल की आंधी आ जाती, पैरों के निशान मिट जाते। उससे पहले घर ढूंढना था मुझे 2 घंटे लग गए घर ढूंढने में, लेकिन मैं वापस पहुंच आया। मैं जान गया था किसी ऐसी जगह में फंस गया हूं जहां से बाहर निकल नहीं सकता। इसीलिए मुझे 7 दिन का वो काम तो करना ही होगा। उन पन्नों को पढ़ने लगा था मैं, और दूसरे पन्ने की ट्रांसलेशन पढ़ने लगा। लिखा गया था, हर एक दिन का काम एक एक करके पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। 2 इकट्ठे काम कंधे पर बोझ बढ़ा देते हैं। इकट्ठे कामों को करने से एक भी नहीं होता,
शायद मौत करीब आ जाती है। मैं डर गया। एक ही पन्ना पढ़ूंगा, एक दिन का काम समझूंगा, एक एक करके 7 दिन निकालूंगा, फिर मुझे जिंदगी मिलेगी। मैं बस बचना चाहता हूं। दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ था, कुछ अपने मिलने आएंगे, भूले भटके, अगर मना पाओ तो सच का पता चल पाएगा। मैं ये समझ ही नहीं पाया, बस यही काम था, दूसरे दिन का बस यही काम। कैसे समझूंगा इसे? उसके बाद बाहर बारिश की आवाज़ आने लगी। मैं बाहर निकला तो काले बादल छाए हुए थे, ढेर सारी बारिश पड़ती जा रही थी। बारिश के कारण मैं दूर तक देख नहीं पा रहा था, बस बाहर निकलकर थोड़ा सा भीगता और वापस आ जाता। कुछ तो बदलाव हो, कौन आएगा मुझसे मिलने के लिए? कहा गया था अपने आएंगे, मनाओगे। मैं किसको मनाऊंगा, कौन अपने? उसके बाद एक लड़की उस बारिश में चलती हुई इस तरफ आती दिखी। वो बार बार सर पर हाथ रख रही थी और अचानक उसे जैसे ये घर दिखा, भागती हुई वो अंदर आ गई। मैंने उसे पहचान लिया था, ये रेचल थी, मेरी पहली गर्लफ्रेंड। मुझे देखते ही वो कहने लगी, अरे तुम, इस घर में तुम रहते हो? ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसा घर किसने बना रखा है? और ये बारिश इतनी तेज आ गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था किस बिल्डिंग में जाऊं। अचानक ये घर दिखा और मुझे लगा शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम क्यों रहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा था। न्यूयॉर्क की सड़कें, बारिश, यह घर न्यूयॉर्क में नहीं है, ये तो इजिप्ट में है, और इजिप्ट में भी नहीं है। ये जगह कौन सी है मैं भी नहीं जानता। इसके बाद वो मुझ पर गुस्सा हो रही थी। शायद हमारे ब्रेकअप के बाद का गुस्सा वो शांत कर ही नहीं पाई। मैं उस पन्ने के शब्दों को समझ रहा था। इसे मनाऊं? क्या ये मेरी जीवन संगिनी बनेगी, हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी? क्या हमारे विचार मिलते थे? मैं उससे बात करने लगा। मैं एक अजीब जगह में फंसा हुआ हूँ और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। उसके बाद वो कहने लगी, हाँ वो तो ठीक है, कुछ खाने पीने को दो, मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। मैं उस कमरे में खाने पीने की चीज़ें लेकर आया और वो टेबल पर रख दी। वो उन चीज़ों को खाकर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, देखो, तुमसे दूर होने के बाद मेरे पास बहुत ढेर सारे पैसे आ चुके हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में सेट हो चुकी हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड आर्म्स का काम करता है, हथियारों को बनाने का। इतने पैसे हैं कि समझ में ही नहीं आता कहाँ पर खर्च करूँ। अब मैं उसकी आंखों में देख रहा था और कह रहा था, लेकिन तुम्हें तो कभी पैसे पसंद थे ही नहीं ना। तुम तो पैसों के लिए कभी ये सब किया ही नहीं करती थी, तो पैसों की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? मैं तुम्हें इतना तो पसंद करता था। उसके जो शब्द थे उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। कौन सा पसंद करती थी तुम्हें? तुम्हारे पास थोड़े से पैसे थे इसलिए तुम्हारे करीब आई थी। कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं, बस दोस्त बनी थी। तुम मुझे पैसे देते रहे, मैं तुमसे दोस्ती निभाती रही। तुम मुझे गर्लफ्रेंड कभी किसी के सामने मत कहना, बहुत बेइज्जती होती है। सब लोग तुम्हें पागल कहते हैं, बस चीज़ें बनाने में लगे रहते हो, ना बात अच्छे से करनी आती है, बस अपनी झाड़ते रहती हो। तुम्हें कितनी नॉलेज है, अब नॉलेज का क्या करोगे? ज़िंदगी जीने के लिए बातें करनी पड़ती है और तुमसे बातें करने में मज़ा ही नहीं आता। तुम्हारे पास जितने पैसे थे वो मैंने ले लिए थे, उसके बाद तुम्हारी क्या ज़रूरत, इसीलिए मैं चली गई थी। अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत खतरनाक है, ज़रा सी ज़बान खोली तुमने और वो ज़बान तक काट देगा। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो, ये झोंपड़े में रह रहे हो, न्यूयॉर्क के बीच में ये झोंपड़ा कहाँ से मिल गया तुम्हें? ये कहते ही वो बाहर बारिश की तरफ भाग निकली। उसे रोकने तक का मन नहीं हुआ था और वो बारिश में गायब सी हो गई। एक सच मेरी आंखों के सामने घूम ही गया था। मैं सोचा करता था ये वो पहली लड़की थी जिससे बातें करने में मज़ा आ रहा था। ये बस चुपचाप सुनती रहा करती थी। अब सच्चाई का पता चला, ये सुनती नहीं थी, बस पैसों पर ध्यान रखती थी। इसने मेरे सारे पैसे ले लिए थे उधार के नाम पर और वापस कभी किए ही नहीं। मैं भी इससे पैसे कभी मांग ही नहीं पाया क्योंकि मैं पैसों का लालची नहीं था। इसने मदद के तौर पर पैसे मांगे थे, मैंने इसकी मदद कर दी और नई कंपनी में बाद में और प्रॉफिट कमाने लगा और ये कब दूर हो गई पता ही नहीं चला। वो पूरा दिन एक एक करके हर वो छोटा मोटा दोस्त इस झोंपड़े के अंदर आया था। हर कोई बारिश में फंसता इस झोंपड़े के अंदर पहुंच जाता। मैं उससे बातें करता और वो मुझसे झगड़ते जाते। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं थोड़ा तेज़ दिमाग था इसलिए शायद वो जलते थे, इसीलिए वो मुझसे दूर चले गए थे।
उनकी सोच मुझसे मिलती ही नहीं थी और एक एक करके मैं जितने दोस्तों से मिलता गया, जितने जान पहचान वालों से मिलता गया, रात तक पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया था। मुझे लग रहा था जिस थोड़ी सी अच्छी ज़िंदगी को सोच सोच कर दिन बिताया करता था वो भी अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, बोझ थी। कोई मुझे पसंद नहीं करता, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में। ये दुनिया शायद मेरे किसी काम की ही नहीं है। रात को जल्दी ही नींद आ गई थी मुझे। बहुत थका हुआ था, बहुत रोया था मैं। अपनी ज़िंदगी को पूरा दिन कोसा था मैंने। सुबह मेरी नींद खुली और मैं इस झोंपड़े के बाहर देखना चाहता था, क्या सच में कुछ होगा यहाँ पर। उसके बाद मैं अगले पन्ने को पढ़ने लगा। ये तीसरे दिन की जानकारी थी। तीसरे दिन क्या होगा? एक तेज आंधी आएगी जिसमें सब कुछ उड़ जाएगा। इस उड़ान में तुम्हें दुनिया नजर आएगी, दुनिया की विशालता नजर आएगी। चमड़ी तुम्हारी किसी काम की नहीं है, तुम्हें पता चल ही जाएगा। बस यही तीसरे दिन का ये कैसा काम? क्या सच में आंधी आएगी, ये घर उड़ जाएगा? बाहर धीमी धीमी हवा चलनी शुरू हो गई। वो दरवाजा अपने आप बाहर की तरफ गिर गया। हवा इस घर के अंदर आ रही थी। लकड़ी का बना हुआ ये घर उड़ने के कगार पर पहुंच गया जब हवा के झोंके तेज होते गए। हवा इतनी तेज थी कि पांव उखड़ रहे थे और मैं भागकर अंदर आ गया। रेत ही रेत उड़ रही थी और बवंडर ही बवंडर दूर दूर दिख रहे थे। एक साथ 10 बवंडर देखे थे मैंने, अलग अलग दिशाओं में घूमते हुए, जैसे खत्म करने के लिए आ रहे हों। दुबक्कर मैं बेड के नीचे छिप गया था। इन बवंडरों से शायद नहीं बच पाऊंगा। धीरे से वो छत उड़ी और उसके बाद वो सामान हवा में उड़ना शुरू हो गया। मैं भी खिंच गया था उस बवंडर के अंदर। आज पहली बार महसूस किया बवंडर के अंदर क्या होता है। शायद ये शक्ति मुझे बचाए हुए थी, वरना मौत तो बहुत करीब थी। वो उड़ती हुई चीज़ें मेरे शरीर के करीब से निकल जाती, कोई शक्ति जैसे मुझे बचा लेती। हवा में लहरा रहा था मैं, धरती से ऊपर उठ रहा था। दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रही थी मुझे और बहुत ऊपर तक जैसे बवंडर गायब। हवा में लहरा रहा था मैं और धरती के छोर दिख रहे थे यहाँ से। उसके बाद मैं गिरना शुरू हो गया। मैं धरती की तरफ नहीं, अंतरिक्ष की तरफ गिर रहा था। चांद दिखा मुझे छोटा होता हुआ और मंगल ग्रह बड़ा होता हुआ दिखा। मैं उस तरफ जा रहा था, सांस ले पा रहा था। अंतरिक्ष में था मैं, फिर भी सांस ले पा रहा था। शरीर में कोई एहसास नहीं था। ये जैसे भ्रम था जो आंखों को दिखाया जा रहा था कि मैं अंतरिक्ष में हूँ। सच नहीं था, लेकिन आंखें मलता फिर भी वही चीज दिखती। अंतरिक्ष में मैं हवा में उड़ता गया, अलग अलग ग्रहों के पास जाता, तारों के पास जाता। ब्रह्मांड को देख रहा था मैं, गैलेक्सीज को देख रहा था। ये चीजें आंखों के सामने घूम रही थी। मैं गिरता चला आ रहा था। 12 घंटे गिरा था मैं, 12 घंटे। यकीन कीजिए, मौत भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है आपको। आप भगवान से मांगते हैं मुझे मार दे, ऐसी दर्द भरी जिंदगी मत दे। मैं उदास तो पहले से ही था, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था और अब जो भी हो रहा था वो भी पारलौकिक ही था। क्या हो रहा है? मैं उड़ता रहा हवा में और कब मेरी आंख बंद हो गई पता ही नहीं चला। आंख खुली, मैं उसी झोंपड़े के अंदर था। सपना था वो, असली जैसा सपना। ये क्या हुआ? अगले दिन की सुबह हो गई थी और मैं उस किताब को खोलकर चौथे दिन का पन्ना पढ़ना चाहता था। उसमें लिखा गया था, उम्र बचपन से बुढ़ापे तक जाती है और फिर हमें मौत मिलती है, लेकिन अगर एक ही दिन में ये उम्र बढ़ना शुरू हो जाए तो कैसा एहसास होगा। वो एहसास तुम्हें लेना होगा। मैं बाहर निकला और अपने हाथों की तरफ ध्यान दिया। मैं वैसा ही हूँ। इसमें कहा गया है एक दिन में उम्र। क्या होगा मेरे साथ? मैं धीरे धीरे समय को बीतता हुआ देख रहा था, उम्र को बढ़ता हुआ देख रहा था, नाखूनों को बढ़ता हुआ देख रहा था जो अपने आप कट जाते और झड़कर नीचे गिर जाते। बाल अचानक मेरे लंबे होते जा रहे थे। 6 फुट लंबे बाल हो गए थे मेरे और नीचे से अपने आप टूट जाते, बीच से अपने आप टूट जाते। चमड़ी बूढ़ी होती गई और 12 ही घंटे में खुद को 90 साल का होता हुआ देखा। कुबड़ निकल आया था मेरे, चला नहीं जा रहा था, बुरी तरह से बूढ़ा हो गया था मैं। किस तरह से उम्र बढ़ी है मेरी, आज मैंने महसूस किया है। मेरे
शब्द मुंह से निकलने में मुश्किल हो रही थी। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आप शब्दों को भी धीमा बोलना शुरू कर देते हैं। मैं इसी रफ्तार से बोलने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझे नींद आने लगी थी और मैं उस बेड तक बड़ी मुश्किल से गया, बड़ी मुश्किल से उस पर लेट पाया और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली थी और दिमाग में कल की घटना आ गई। उसके बाद मैं सोच रहा था दोबारा ये नई जिंदगी जीनी होगी, शायद नए पन्ने में कुछ नया होगा। लेकिन शरीर बूढ़ा ही था मेरा अब भी। 90 साल की उम्र अटक गई थी मेरी। हल्के हल्के हाथों से वो पन्ना पढ़ा था मैंने। नए नए शब्द मेरी आंखों के सामने घूमे थे। 50 पग भारी तुम्हें चलना होगा, अगर तुम चल पाए तो इस शाप से सीधा बाहर निकल जाओगे। लेकिन बूढ़ा शरीर 50 पग भारी चल पाएगा या नहीं, ये तुम्हें देखना है। मैं ये पग भारी को समझ ही नहीं पा रहा था। ये कैसी कैलकुलेशन है? ना तो ये मील था ना किलोमीटर था। पग भारी शायद प्राचीन भाषा में दूरी को मापने के लिए कोई गणना का तरीका होगा। लेकिन क्या सच में मैं कर पाऊंगा? मैं बूढ़ा शरीर लिए ही रेत से आगे निकलने की कोशिश करने लगा। 50 पग भारी, शायद मैं चल पाऊं। आधा घंटा चला था मैं, शरीर थक गया था मेरा। वहीं रेत में मैं गिर गया। पग भारी क्या है मैं समझ ही नहीं पाया। अपने उस घर से बहुत दूर निकल आया था मैं। धूप बहुत तेज थी, शरीर पर दर्द हो रहा था। बार बार थोड़ा सा चलता, थक जाता और नींद आ जाती, रेत में ही उठता। धीरे धीरे सूरज डूबता गया और मैं सरहद पार ही नहीं कर पाया। मुझे गणना का पता ही नहीं था। अब घर भी वापस नहीं आ सकता था। ये रात बहुत ठंडी थी, शरीर ठिठुरता रहा था। रेगिस्तान में दिन के वक्त तो बहुत गर्मी होती है, रात को ठंड हो जाती है, महसूस कर रहा था मैं। तारे हवा में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात खत्म नहीं हो रही थी। मैं उस किताब को पढ़ना चाहता था, अगला काम करना चाहता था। मैं तो फंस गया। अब क्या करूं? रात के उस अंधेरे में कब नींद आ गई पता नहीं चला। अगले दिन नींद तो खुली, मैं उस झोंपड़ी में नहीं था। शरीर मेरा बूढ़ा था। छठे दिन का काम क्या मुझे पता ही नहीं। सामने रेत में गड़ी हुई वो किताब मिली जिसमें मैंने वो ट्रांसलेशन कर रखी थी। घिसटता घिसटता उस किताब के पास गया था मैं। किताब खोली और छठे दिन का काम था दर्द को सहना। बीमारियां तरह तरह की होती हैं जो शरीर को बूढ़ा भी करती हैं, जल्दी खत्म भी करती हैं, और मौत हमें हर बीमारी के पार ले जाती है। जिंदगी मौत के पार भी होती है। बीमारियां कितनी सह सकते हो, देखना आज। मैं डर सा गया था, अब क्या होगा? इस बूढ़े शरीर को एक दिन निकालने के लिए और क्या करना होगा? मैं धीरे धीरे शरीर को काला होता हुआ देख रहा था। एक टांग मेरी काली हो गई, जैसे गल गई हो। उसके ऊपर से काले रंग का तेल निकलना शुरू हो गया था। एक टांग मेरी जकड़ गई थी, जैसे अपने आप उखड़ उखड़ कर सूख कर पापड़ बनकर गिर रही हो। छोटे छोटे हिस्से उतर रहे थे उस टांग के, दूसरी पानी की तरह बह रही थी। बाजू मेरे पर बहुत सारे निशान आ गए थे, फफोले बन रहे थे। मेरे चेहरे के ऊपर भी छोटे छोटे छेद बनने शुरू हो गए थे। ढेर सारी बीमारियां, मैं बयां नहीं कर सकता, ढेर सारी बीमारियां थी मेरे शरीर पर, और मैं बदबू से भरा हुआ कोई जीव रेत में पड़ा हुआ। पूरा दिन इस तरह से गुजारा था मैंने। नई नई बीमारी लग रही थी मुझे, खांसी, पेट दर्द। बीमारियों के कारण पूरा दिन मैं तड़पता रहा था। वो दर्द बहुत अजीब सा था। पूरा दिन निकला था मेरा किताब को थामे हुए। रात को आंख लग गई, 7वां दिन और हाथ में किताब। आखिरी दिन क्या काम होगा? 7 दिन का काम, तब जाकर जिंदगी मिलेगी मुझे। मैं जैसे जिंदगी से उब गया था, मौत का इंतजार कर रहा था। जैसे अब दोबारा उस दुनिया में जाने के बाद भी कुछ सही नहीं रहेगा। किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। सच्चाई में जान गया था। मौत मुझे मिल नहीं रही थी। अगर जिंदगी मिलती भी तो किसी काम की नहीं होती।
7वें दिन ये बदबूदार शरीर लेकर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कोई होगा जिसे तुम अपना कह पाओगे, जो तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखाएगा, अपनापन दिखाएगा और तुम्हें इतने अपने मिलेंगे कि तुम गिन तक ना पाओगे। तुम्हें जिंदगी मिलेगी। मैं वहीं पर रेत पर लेटा हुआ था। इसे पढ़कर वो सारी ट्रांसलेशन खत्म हो गई थी। अब क्या सच में मुझे कोई अपना मिलेगा? इस हालत में कोई अपना कैसे मुझसे बात कर पाएगा? उस रेत में दूर से आता हुआ ऊंट दिखा था मुझे। धीरे धीरे कई ऊंट, वहां उस पर बैठे कई लोग थे। वो लोग मेरे करीब आकर इस तरह से मुझे देख रहे थे जैसे कोई बूढ़ा गला हुआ आदमी देख रहे हो। सच यही तो था, मैं गला हुआ बूढ़ा आदमी था जिसके शरीर से बदबू आ रही थी। वो नाक को बंद करके जा रहे थे, लेकिन उनके कपड़े बहुत अजीब थे। उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था, नीचे स्कर्ट जैसी कुछ पहना हुआ था। ढेर सारे रंग बिरंगे गहने पहन रखे थे, वो भी मर्दों ने। सर पर उन्होंने बाल एक भी रखा नहीं हुआ था। पीछे कई औरतें ऊंट पर आई। उनके बीच सफेद कपड़ों में एक औरत दिखी थी। बहुत खूबसूरत थी, कोई राजकुमारी थी शायद। उसके बाद वो ऊंट से उतरी। हर कोई नाक पर उंगली रखकर उसे कह रहा था, तुम्हें यहां रुकना नहीं चाहिए। ये भाषा अजीब सी थी, लेकिन मेरे समझ में आ रही थी। कैसे मेरे दिमाग में ये भाषा आ चुकी है। ये इजिप्ट की प्राचीन भाषा जैसी है जिसे मैंने अभी तो ट्रांसलेट किया था। ये जैसे मैं भाषा अपने आप सीख चुका था, समझ पा रहा था। वो सब औरतें कह रही थी, राजकुमारी, इस सड़े हुए इंसान के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये हमारे राज का नहीं है। ये कहीं बाहर से आया कोई बीमार आदमी है। इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। वो राजकुमारी बोली, नहीं, किसी अनजान को भी नहीं छोड़ सकते। शायद इसके मौत बहुत करीब है। हमें भी एक ना एक दिन मरना है। हमें भी कोई ना कोई बीमारी लगेगी। इसे भी शायद लगी है। बहुत बूढ़ा हो चुका है। इसके आखिरी दिन अच्छे से निकालने होंगे। कोई भी मुझे छूना नहीं चाहता था। उस राजकुमारी ने मुझे हाथ लगाया था। मुझे एक ऊंट के पीछे बांधा गया, एक फट्टे पर लेटाया गया और मुझे अपनी सल्तनत में ले गए। वो ये विशाल सी सल्तनत थी और ये बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए महल। क्या था ये? जैसे मैं प्राचीन काल में आ गया था। प्राचीन लोग, वहाँ छोटी छोटी दुकानें जिसके ऊपर पत्ते की छत बनी हुई थी। पुराने ज़माने में पहुंचा दिया था उस ट्रांसलेशन ने। मम्मी का ज़माना है शायद ये फैरो जैसे कपड़े पहने आम इंसान यहाँ घूम रहे थे, बिना सड़कों के रेत में बने हुए घर। वहाँ मुझे महल के अंदर ले जाया गया। पत्थरों का बना हुआ वो महल, लेकिन उस पर दरारें आई हुई थी। ज़्यादा आधुनिक नहीं लग रहा था ये। मैंने मिस्र के बारे में पढ़ा है, इजिप्ट के बारे में पढ़ा है। प्राचीन काल में बहुत उन्नत थे, बहुत ज्ञान था उनके पास, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनके पास ज्ञान है। टूटे फूटे महल से बना रखे हैं। इनके पास कोई खास ढंग का हथियार भी नहीं लग रहा था। मुझे उस राजकुमारी ने पूरे दिन संभाला था, मेरे साथ बातें की थी और मैं भी मौत के बहुत करीब था। सांसें रुक रही थी बार बार और वो मुझे देखकर आंसू बहा रही थी। आप जो भी हैं, आप कहाँ से आए हैं? मेरी ज़बान भी बीमारी के कारण बंद थी। कोई शब्द नहीं बोल पाया मैं। वो बहुत खूबसूरत थी, ना सिर्फ चेहरे से, दिल से भी। वो मेरे पास रही थी, मेरी सांसें रुकती रही थी। धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा था और उसने मुझे छोड़ा नहीं था। शायद प्राचीन काल में अच्छे लोग थे। मुझे अपने समय में कोई अच्छा मिला ही नहीं जिसने मुझे संभाला। बिना मकसद जिसने मेरी इस तरह से सेवा की हो, कोई नहीं मिला मुझे इस ज़माने में दिखा। और शायद मौत भी मुझे यहीं मिलेगी। शायद मुझे ज़िंदगी मिलेगी इसके पार। मेरी आंखें कब बंद हो गई मैं नहीं जानता। जैसे ही मेरी आंख खुली मैं रेत में था, लेकिन अपने समय में नहीं था। मैं रेत के सामने उस महल को देख सकता था। मैं फंस गया। क्या मैं फंस गया? मैं उठकर खड़ा हुआ। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। मेरी उम्र 45 साल नहीं, 20 साल की थी। मेरी उंगलियां जवान हो चुकी थी। मैं भी जवान हो चुका था, लेकिन मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। बिल्कुल नंगा रेत पर लेटा हुआ था।
पास में गुजरते कई लोग हंसकर चले गए थे वहां से। मैं सबसे पहले तो एक झाड़ी को लपेटकर उस महल के अंदर जाकर किसी से बात करना चाहता था। मैं राजकुमारी से मिलना चाहता था, लेकिन उन सैनिकों ने मुझे अंदर जाने तक नहीं दिया। किसी तरह छिपता छिपाता अधनंगा सा मैं महल के अंदर तो घुसा और वहां मुझे मुजरिम माना गया। राजमहल में अर्धनग्न होकर आप नहीं जा सकते, मुझे पकड़ा गया था। लेकिन सच में वो राजकुमारी दिल की बहुत अच्छी थी। मुझसे सवाल करना चाहती थी कि मैंने ये जुर्म क्यों किया है। मैं सच बताता या झूठ, मैं समझ नहीं पा रहा था। वो यकीन करेगी या नहीं, शायद यहाँ पर मुझे सजा दी जाए। मैं यहीं पर फंस गया था। इसके बाद जैसे ही वो राजकुमारी आई, उसका मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा, मैं उसे जानता था वो अच्छी है। मैंने भी उससे कह दिया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मैं आपके समय का नहीं हूँ, आपके हाथों में दम तोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर जवान होकर यहीं पर आ गया। कैसे हो रहा है ये मुझे नहीं पता। आपसे बस मिलना चाहता था, धन्यवाद करना चाहता था। उस दर्द में भी आपने मेरी सेवा की। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन उसने हर सवाल को पूछा, मैंने जवाब दिया। मेरे हर सवाल का जवाब उसने दिया। यहाँ प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और उन्हीं देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी के लिए कोई भविष्य से आएगा जो इस सल्तनत को बदलेगा, जो समय को बदलेगा। वहाँ पर मैं बहुत लंबे समय तक रहा था। मेरे पास ज्ञान था भविष्य का, कैसे मशीनें काम करती हैं, कैसे चीज़ें बनती हैं। मैं वहाँ चीज़ें बनाता, हथियार बनाता। वो सल्तनत विशाल बनी थी जिसने पूरी दुनिया पर राज किया। मुझे उस राजकुमारी से शादी करने का मौका 5 साल बाद मिला। वो बहुत पसंद करती थी मुझे उससे बात करने में मज़ा ही बड़ा आता था। मैं बस भविष्य की बातें बताता, मुझे कितना ज्ञान है, मैं क्या सीखा। वो चुपचाप सुनती रहती, बिना लालच के। मैं साधारण इंसान था, कोई बिजनेसमैन नहीं। पहली बार किसी लड़की ने मेरी आंखों में देखा था सच्चाई की नज़र से। मैं उस राजकुमारी से शादी करने के बाद यहाँ का राजा बना। फ़ैरो, द ग्रेट फ़ैरो मेरा नाम रखा गया क्योंकि मैंने सल्तनतों का निर्माण किया। पिरामिड का निर्माण करवाया मैंने। हर चीज़ यहाँ उन्नत की। भविष्य में लोग सोचेंगे इतने समय पहले किसी के पास ज्ञान कैसे था। मैं वो बताना नहीं चाहूँगा। उन्हीं के पास से तो आया हूँ, उन्हीं की सोच से आगे सोच सकता हूँ। मैं बस खास काम चाहता था। जब मेरी मौत हो, एक खास लेप में मुझे लिटाया जाए, मेरे शरीर पर वो लेप लगाया जाए, वहाँ चमड़े की पट्टियों से मुझे लपेटा जाए। उन पट्टियों को पहले ही तैयार करवा लिया था। वही शब्द थे मेरे जो भविष्य में मेरी मम्मी को संजो कर रखेंगे। मैं अमर हो जाऊंगा मम्मी बनकर और भविष्य में कोई इंसान इस पट्टी को खोलेगा, वो मैं ही हूँ जो भविष्य में इस पट्टी को खोलूंगा और इस समय में जिंदगी जीने के लिए आऊँगा। इतने अपने मिले मुझे इस समय में, मैं बता नहीं सकता। शायद मैं उस समय का था ही नहीं। ये मेरा समय है। मैं प्राचीन काल का हूँ, दुनिया को बदलने के लिए द ग्रेट फ़ैरो। भविष्य में मेरी मम्मी को देखकर शायद इतिहास के बारे में जाना जाएगा और इन शब्दों को सुनने वाला यकीन नहीं कर पाएगा। पन्नों पर उकेर कर ये कहानी भविष्य तक जाएगी और जो इसे सुनेगा हैरान हो जाएगा। हमारी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं। इजिप्ट इतना तरक्की कैसे कर गया था 7000 साल पहले, सोचा करेंगे लोग। और भविष्य में इस कहानी को सच्चा माना जाएगा या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, इस समय में मैं बहुत खुश रहा।